हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम यूनिट 3 है जो इसको कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। इसमें हमने भारत के पर्वत को पढ़ना स्टार्ट किया है, पर्वत श्रृंखलाओं को, जो कि भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। और इसमें हमने इससे पहले 4 क्लासेस हम कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लें, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ी हुई है। यदि आप वो क्लासेस नहीं देखेंगे तो इसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आ जाएगा, परंतु एक क्रम टूट जाता है। तो आप पहले वो क्लासेस भी देख लें। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा था। हमने ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनको देखा था। ट्रांस हिमालय में हमने देखा था काराकोरम श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी देखी थी हमने, जास्कर श्रेणी देखी थी और कैलाश श्रेणी देखी थी। इनको हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज हमें हिमालय का अध्ययन करना है, क्योंकि ये सभी श्रेणियां हैं जो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और जो हिमालय है, हिमालय के पीछे वाले एरिया में स्थित हैं, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। चलिए आज हम देखेंगे कि हिमालय है, हिमालय की स्थिति क्या है। तो जो हिमालय है उत्तर दिशा में, ठीक है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। जैसे हमने जो ट्रांस हिमालय की ये जो श्रेणियां हैं देखी थी कि ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, जास्कर है, तो इसके दक्षिण में विश्व सर्वाधिक पर्वत श्रृंखला है। कौन? हिमालय पर्वत श्रृंखला। इन ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से फैली हुई है, और यह विश्व के नवीन बलित पर्वतों में से एक है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यह कैसी पर्वत श्रृंखला है? नवीन, अर्थात इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं नवीन और बलित पर्वत है। तो इस प्रकार से हिमालय एक कैसा पर्वत है? नवीन बलित पर्वत है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई क्या है? 2500 किलोमीटर। तो जो अरुणाचल प्रदेश तक यह है फैली हुई है हिमालय पर्वत श्रृंखला। चलिए आप हमें देखना है कि आखिर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति के विषय में वैसे तो विभिन्न भूगोल वेत्ताओं ने अलग अलग मत दिए हैं, परंतु सर्वाधिक जो मान्य मत है वह है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आज वर्तमान में जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले एक सागर हुआ करता था, जिसे कहते हैं टेथिस सागर। क्या कहते हैं? टेथिस सागर। टेथिस सागर के स्थान पर ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। टेथिस सागर में एक लंबे समय तक अवसादीकरण और अवतलन की क्रिया चलती रही। अवसादीकरण मतलब जो स्थलखंड है इनके द्वारा जो इनका मलबा है वो धीरे धीरे नीचे उसमें जमता गया, और अवतलन मतलब परतों के ऊपर संपीड़न होता गया। इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि जो पृथ्वी है इसमें देखिए, प्राचीन समय में था क्या कि जो पृथ्वी है ये एक पूरे एक स्थल के रूप में थी, एक स्थलखंड था, और इसके चारों ओर क्या था? जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर इस प्रकार से जल था, और जो स्थलखंड है वो बीचों बीच था। तो इस प्रकार से इस स्थलखंड को कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर जो ये जल है इसको कहा गया पैंथलासा। क्या कहा गया? पैंथलासा।
इस प्रकार से देखिए, ये आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है पेंजिया। ये पूरा स्थल भाग है और इसके चारों ओर क्या है, ये जल भरा हुआ है। तो इस स्थल भाग को कहा गया पेंजिया। आगे जैसे समय बीतता गया तो इसमें बीच में एक ऐसी दरार आ गई, और जैसे ये बीचों बीच जहां से स्थल कमजोर था वहां से इसके कुछ ये स्थल खंड टूट गए, और इन टूटे हुए स्थल खंड को कहा गया प्लेट। क्या कहा गया? प्लेट। इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेट है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये देखिए, ये जहां से ये बीचों बीच से ये अलग हुआ, पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसके ये ऊपरी भाग को कहा गया लॉरेशिया। क्या कहा गया? लॉरेशिया। और इसके दक्षिणी भाग को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और ये जो बीच में ये स्थान जल भर गया, इस वाले स्थान को कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया? टेथिस सागर। तो इस प्रकार से जब ये स्थल खंड है दो हिस्सों में टूटा, तो इसके उत्तरी हिस्से को कहा गया लॉरेशिया, दक्षिणी हिस्से को कहा गया अंगारा लैंड, और बीच में जो ये हमारा जल भर गया बीचों बीच, इस जल वाले हिस्से को कहा गया टेथिस सागर। यही जो टेथिस सागर है, इसी टेथिस सागर के स्थान पर आज हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। अर्थात प्राचीन समय में जहां पर हिमालय है उस स्थान पर टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। तो यदि कभी पूछा भी जाए कि हिमालय का जन्म स्थल कौन सा सागर है, तो हिमालय का जन्म स्थल टेथिस सागर को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें एक ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए, इस प्रकार से जो स्थल खंड है, जो एक स्थल खंड था, ये अलग अलग प्लेट्स में टूट गया। उनमें से हमारे लिए दो प्लेट्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारी प्लेट्स हम विश्व भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन आज हमें हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेटों को देखना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि ये प्लेट है, तो ये है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है ये? यूरेशियन प्लेट। और यहाँ पर ये इंडियन प्लेट। तो इस प्रकार से ये जो दो प्लेटें हैं, इनमें गति हुई। ये प्लेटें पहले तो अपनी जगह पर थी, लेकिन फिर इनमें धीरे धीरे गति हुई, और जैसे ही इनमें देखिए गति हुई, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ये इस प्रकार से जब इनमें गति हुई, तो ये धीरे धीरे खिसकती हुई आपस में मिलने के लिए, आपस में अंततः ये वर्तमान स्थिति है, जो ये इंडियन प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है, ये मिल जाती है यूरेशियन प्लेट से। तो ये देखिए, अचानक से नहीं होता है, ये धीरे धीरे, क्योंकि यदि हम आज भी देखेंगे तो हिमालय को हम यदि उसका अध्ययन करते हैं, तो हिमालय आज भी अपनी निर्माणाधीन अवस्था में है। तो ये जो प्लेटें हैं, करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे खिसकते हुए आई और मिल गई। तो जो भारत का ये निचला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय वाला, ये किसका? अंगारा लैंड का भाग है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा था हमने देखा लॉरेशिया कहलाता है, और दक्षिणी हिस्सा अंगारा लैंड। तो जो भारतीय प्लेट है, ये किसका भाग हो गया? अंगारा लैंड का। ये अपनी गति के कारण धीरे धीरे इससे यूरेशिया प्लेट से मिल गई। अब इसमें बीच में जब ये इनमें अभिसरण हो रहा था, इनमें गति हो रही थी, प्लेटें खिसक रही थी और मिल रही थी, इसी समय पर जो ये बीच वाला जल अभिनति है, यहाँ पर जो जल है, इनमें क्या हुआ? क्योंकि स्थलों से बहुत सारा अवसाद आया, अवसाद यहाँ पर नीचे भरता गया, और जब अवसाद जमा होगा, अवसादीकरण होगा, तो वहां पर बहुत सारा मलबा जम जाएगा। ठीक है। और जब ये प्लेट धीरे, ऐसा तो है नहीं ऊपर ऊपर से प्लेट खिसकेगी, प्लेट पूरा नीचे से खिसकेगी, तो ये अवसाद है, ये क्या इसके साथ खिसकता जाएगा, और जब ये आपस में मिली, तो ये अवसाद है इकट्ठा होके धीरे धीरे ये इनके साथ में खिसकता गया, और अंततः यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ?
3 चरणों में। जो प्रथम चरण है, यदि हम प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में जो हिमालय का बृहद हिमालय, चूंकि हिमालय श्रृंखला है, हाँ, प्रथम चरण में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण की यदि हम बात करें तो द्वितीय चरण में लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, इसी अभी हम देखेंगे, लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और तृतीय चरण में हुआ शिवालिक। ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अभी हम इनका अध्ययन करेंगे। अभी हम ये देख लें कि प्रथम चरण में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, द्वितीय चरण में लघु हिमालय का, और तृतीय चरण में शिवालिक हिमालय। ये हिमालय के ही तीनों पार्ट हैं, श्रृंखलाएं हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनका निर्माण धीरे धीरे 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में बृहद हिमालय, द्वितीय चरण में लघु हिमालय एवं तृतीय चरण में शिवालिक हिमालय। यदि हम बृहद हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण है जो वो हुआ इयोसीन युग में। किस युग में? इयोसीन युग में। और इसी प्रकार से जो द्वितीय चरण में लघु हिमालय का निर्माण हुआ वह हुआ मध्य मायोसीन युग में, और अंतिम चरण में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी प्लेटें हैं, तो इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब ये प्लेटों में गति हो रही थी और इंडियन प्लेट अर्थात भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई और मिली, तो भारतीय प्लेट है जो ये नीचे की ओर है और यूरेशियाई प्लेट है जो ये ऊपर है। जब ये टकराई और मिली आपस में तो इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट नीचे है और यूरेशियाई प्लेट ऊपर है। तो इससे संबंधित यदि प्लेटों की बात की जाए तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित 2 प्लेटें कौन कौन सी हैं? भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। तो इस प्रकार से आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। और जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर को कहा जाता है? तो टेथिस सागर को कहा जाता है। चलिए अब हम हिमालय पर्वत है जो, तो देखिए जो हिमालय पर्वत है इसकी स्थिति ये यहाँ पर उत्तरी भाग में उत्तरी भाग में इस प्रकार से हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, ये ऐसे फैली हुई हैं। और हमने अभी देखा कि यह जम्मू कश्मीर से लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश तक कितने 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि यदि हम उत्तर की ओर देखें तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है, और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश की ओर जाता है तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश की ओर यदि हम जाएंगे तो 160 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर चौड़ाई बचती है। तो यहाँ इस साइड जम्मू कश्मीर वाले एरिया में चौड़ाई अधिक है और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इसकी जो चौड़ाई है कम है। और लंबाई कितनी है हिमालय पर्वत श्रृंखला की? 2500 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये समानांतर फैली हुई हैं। कौन कौन सी? हमने अभी देखा हिमालय की उत्पत्ति में, जिसमें से एक कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के नीचे उसी के समांतर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और अंतिम जो श्रृंखला है वो है शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से ये जो तीनों श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे के समांतर फैली हुई हैं। हमें सबसे पहले देखना है बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय देखना है? बृहद हिमालय। तो चलिए हम देखते हैं कि बृहद हिमालय में, चलिए बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय है जो इसके अन्य नाम, तो बृहद हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं? तो बृहद हिमालय को कहा जाता है महान हिमालय। क्या कहा जाता है? महान हिमालय। इसे ही कहा जाता है मुख्य हिमालय, इसे ही कहा जाता है हिमाद्री हिमालय और आंतरिक हिमालय भी। तो बृहद हिमालय के
ये सभी नाम किसके हैं? बृहद हिमालय के। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बृहद हिमालय चूंकि हमें ये याद रखना है, जो बृहद हिमालय है इसमें जो चोटियां हैं, जो पर्वत शिखर हैं, इसमें विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। अर्थात इसमें आप सोचिए कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, वो भी बृहद हिमालय में है। तो इस कारण से हमें ये याद रखना है कि जो बृहद हिमालय है ये सबसे ऊंचा है, इसलिए ये सबसे महान है, इसीलिए मुख्य हिमालय है। और जब ऊंचा होगा, हिम का मतलब ही होता है बर्फ, तो इसका एक अन्य नाम हिमाद्री हिमालय भी है। इसका चूंकि ये जब हम पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं तो ट्रांस हिमालय तो पीछे का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय कहते हैं। इसके बाद आया बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे अंदर की ओर है। यदि हम ऐसे सामने से देखेंगे तो बृहद हिमालय, इसलिए इसे क्या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बृहद हिमालय के ये सभी नाम हैं, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय और आंतरिक हिमालय। और कभी कभी बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय या बर्फीला हिमालय एक ही है। तो देखिए, जो बृहद हिमालय है यह सिंधु नदी से लेकर, यदि हम बृहद हिमालय की बात करें तो यह सिंधु नदी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। जो हम इसमें यदि देखेंगे, देखिए कि ये सिंधु नदी से लेकर के, ये सिंधु नदी से लेकर के जाएगा तो कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी का ये जो मोड़ है अरुणाचल प्रदेश में, यहां तक ये क्या फैला हुआ है? बृहद हिमालय। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यदि हम बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। कितनी है? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। और योसीन काल में इसका निर्माण हुआ है, हम पहले ही देख चुके हैं। और बृहद हिमालय में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, इसी में माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो महान हिमालय है या फिर बृहद हिमालय, इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। चलिए हम बृहद हिमालय की प्रमुख शिखर की चर्चा करें यदि, तो इसमें देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8,849 मीटर है। कितनी है? 8,849 मीटर। तो इस प्रकार से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है हमें याद रखनी है, क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और कहां पर पाई जाती है? ये बृहद हिमालय में। अभी हम माउंट एवरेस्ट के विषय में और चर्चा करेंगे। अभी हम अन्य चोटियां भी देख लेते हैं। तो बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, केदारनाथ, नामचा बरवा आदि शिखर जो हैं ये सभी किसमें पाए जाते हैं? बृहद हिमालय में। यदि आप बृहद हिमालय के शिखर हैं जो, इनको बनाकर देख लेंगे यदि आप एक बार, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि आप यदि इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला बना लें अपने पढ़ने के लिए, ताकि आपको इनका क्रम और इनके नाम याद हो जाएं। तो इस प्रकार से हमने ये एक पर्वत श्रृंखला बना ली। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे नंगा पर्वत। ये क्या है? नंगा पर्वत। फिर यदि हम यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कामेत। तो इस प्रकार से आपको ये जो शिखर हैं इनको बनाकर देख लेना है। कामेत के बाद नंदा देवी, इस प्रकार से आप इनको बना करके देख सकते हैं। इसके बाद ये जो हिस्सा है नेपाल वाला हिस्सा है, आपको इसमें ऐसे ये भी बना लेनी है कि ये नेपाल वाला हिस्सा है। इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनको देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप बनाएंगे धौलागिरी,
ये हो गई धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मकालू, मकालू के बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद छोयू, और इसके बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और फिर मकालू। इस प्रकार से आप ये जो पर्वत शिखर हैं, यदि आप इनको बना करके देख लेंगे और इस प्रकार से एक बार नाम लिख लेंगे तो आपको ये जो पर्वत शिखर हैं ये याद हो जाएंगे। इसके बाद नेपाल वाले एरिया के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में मिलेगा नामचा बरवा। कौन सी? नामचा बरवा पर्वत शिखर। तो इस प्रकार से जो बृहद हिमालय है इसके ये प्रमुख शिखर हैं और आपको ये पर्वत शिखर याद रखने हैं, एक बार एटलस में इनके नाम देखने हैं और आपको एक रफली ऐसे बना करके और इसके नाम लिख करके देखना है, तभी आपको ये याद हो पाएंगे। चलिए, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। कितनी है? 8,849 मीटर। यहाँ पर 8,850 लिखा हुआ है, 8,849 मीटर। और इसे सागर माथा भी कहा जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। और ये कौन? हाँ, ये नेपाल में स्थित है, नेपाल वाले हिस्से में। और कौन से हिमालय में? बृहद हिमालय में। और तिब्बत में इसे कहा जाता है चोमोलुंगमा, अर्थात पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और ये कहाँ कहा जाता है? इसे तिब्बत में। तो इस प्रकार से माउंट एवरेस्ट के विषय में आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। चलिए, अब हम देखेंगे लघु हिमालय। तो हमने इस प्रकार से अभी देखा कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के हमने प्रमुख पर्वत शिखर भी देखे। तो हम ये जैसे बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के ही समांतर उसी के दक्षिण में लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय और उसके नीचे शिवालिक श्रेणी। तो ये जो 3 श्रेणियां हैं ये इस प्रकार से एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। और इसके सबसे ऊपर काराकोरम ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी श्रेणियां आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय, ये हो जाएगा हमारा बृहद हिमालय। तो ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के नीचे अर्थात दक्षिण में ही जो हिमालय श्रृंखला फैली हुई है इसे कहते हैं हम मध्य हिमालय, या फिर इसे ही कहा जाता है लघु हिमालय। तो इस प्रकार से जो लघु हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई है 2800 से 3500 मीटर है। किसकी? लघु हिमालय की या फिर मध्य हिमालय की। कितनी है? 2800 से लेकर के 3500 मीटर तक। और जो ये लघु हिमालय है इसके ढाल पर कोणधारी वन तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जो ये लघु हिमालय है इसके ढाल पर, देखिए इसमें हम ऐसे बनाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि शिखर छोटा मोटा है। तो इसके जो ढाल हैं इन ढालों पर क्या पाए जाते हैं? कोणधारी वन। कोणधारी वन से मतलब है इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। और छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। इन छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में इन्हें ही बुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मध्य हिमालय के ये प्रमुख फैक्ट हैं। चलिए, मध्य हिमालय के विषय में हम और जानते हैं कि जो मध्य हिमालय है लघु हिमालय पर ही, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय पर ही भारत के अधिकांश पर्यटक स्थल, चूंकि ये पर्यटन की दृष्टि से मध्य हिमालय ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय ये दोनों ही जो पर्वत श्रेणियां हैं या पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये बहुत ऊंची हैं और इन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। परंतु जो लघु हिमालय है ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पर्यटन के देखिए यहाँ पर शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग ये सभी स्थान किसमें हैं?
मध्य हिमालय में, और ये सभी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से यदि कभी क्वेश्चन आता है कि पर्यटन की दृष्टि से हिमालय का कौन सा भाग उपयुक्त है, तो मध्य हिमालय। और पर्यटन वाले जो ये सभी स्थल हैं, शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी कहाँ पर हैं? मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। और कश्मीर घाटी, यदि हम कश्मीर घाटी की बात करें, घाटियां अभी हम और देखेंगे, लेकिन हम जो कश्मीर घाटी है इसकी बात करें तो यह बृहद हिमालय और लघु हिमालय। देखिए, जो बृहद हिमालय हो गया उसी के दक्षिण में हो जाएगा क्या? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो इसकी पीर पंजाल, इसकी जो पीर पंजाल श्रेणी है इसके मध्य में स्थित है। कौन? कश्मीर घाटी। तो या तो इस जो पीर पंजाल श्रेणी है मध्य हिमालय का ही भाग है, तो या तो पीर पंजाल श्रेणी आ सकता है और या फिर मध्य हिमालय। तो इनके बीच में जो घाटी स्थित है उसको क्या कहा जाएगा? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी पूछा जाता है, कश्मीर घाटी किन दो हिमालय श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो हम कहेंगे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और मध्य हिमालय की जगह पीर पंजाल भी हो सकता है, क्योंकि पीर पंजाल मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीचों बीच है कश्मीर घाटी। तो इस घाटी में क्या है कि जो हिमोड़ हैं, इस घाटी में हिमोड़ इस घाटी की जो संरचना है वो हिमोड़ के निक्षेपण द्वारा हुई है। किसके निक्षेपण द्वारा? हिमोड़। यहाँ पर रिमोट लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है हिमोड़। तो यहाँ पर हिमोड़ के निक्षेपण द्वारा जो कश्मीर घाटी है इसकी संरचना, इसका निर्माण हुआ है। और इस जो हिमोड़ से निर्मित ये संरचना है, जो मृदा है, मिट्टी है, उसे कहा जाता है करेवा। क्या कहा जाता है? करेवा। और ये जो करेवा है ये केसर की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है और यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेवा किससे संबंधित है, तो करेवा कश्मीर घाटी से संबंधित है। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है और करेवा का निर्माण हिमोड़ के निक्षेपण से हुआ है। और बूलर झील तथा श्रीनगर भी इसी, जो बूलर झील है और श्रीनगर इसी कश्मीर घाटी में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, कभी बूलर झील या श्रीनगर यदि पर्वतों के पर्वत श्रृंखलाओं के हिसाब से पूछा जाए तो आपको कश्मीर घाटी से रिलेट करके ये याद रखने हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने मध्य हिमालय की जो प्रमुख शिखर हैं उनको देखा और कश्मीर इसके अन्य जो, तो देखिए जो लघु हिमालय है, अब हमें इनके प्रमुख शिखर देखने हैं। तो जो लघु हिमालय है इसके प्रमुख शिखर की यदि हम चर्चा करें तो पीर पंजाल, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जो शिखर हैं, देखिए लघु हिमालय के जो प्रमुख शिखर हैं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत, ये प्रमुख शिखर किसके हैं? लघु या फिर मध्य हिमालय के। तो इस प्रकार से हम यदि इसके प्रमुख शिखर देखें, चलिए हम इसको बनाकर ही देख लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर बनाए, ये बृहद हिमालय हो गया, ये हमारा कौन सा हिमालय हो गया? हमने एक पर्वत श्रृंखला बनाई, ये है हमारी बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के नीचे हम दक्षिण में लघु हिमालय या मध्य हिमालय बनाएंगे। तो ये हमारी हो गई पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो गई? ये पीर पंजाल, हम इसे पीर पंजाल श्रेणी हो गई। फिर हमारी श्रेणी आएगी धौलाधर। क्या आ जाएगी? धौलाधर। आपको ये जो श्रेणी है इस प्रकार से ड्रॉ करके अवश्य देख लेना है, धौलाधर। फिर एक श्रेणी हो जाएगी मसूरी, सॉरी
हाँ, हम एक श्रेणी हमारी हो जाएगी मसूरी, और एक हो जाएगी यहाँ पर मसूरी के बाद महाभारत श्रेणी, जिसे महाभारत श्रेणी। इस प्रकार से हमने ये बृहद हिमालय, ये हमारा बृहद हिमालय है, ये हमारी श्रेणियां बन गई हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी है। इस घाटी को कहा जाता है कश्मीर घाटी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार से ये कश्मीर घाटी हो गई। अब एक अन्य घाटी है जिसे कहा जाता है कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी। तो वो धौलाधार और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। कौन सी घाटी? कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी। और यदि हम अगली घाटी की बात करें जिसे हम कहते हैं फूलों की घाटी, वो हो जाएगी बृहद हिमालय और मसूरी के बीच में हो जाएगी। जो मसूरी पर्वत श्रृंखला है या पर्वत शिखर है, इनके बीच में कौन सी घाटी हो जाएगी? ये हमारी फूलों की घाटी। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देखिए, कश्मीर घाटी जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पर कुल्लू और कांगड़ा की जो घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कुल्लू एंड कांगड़ा की घाटी ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो बृहद हिमालय और मसूरी के बीच में जो फूलों की घाटी है ये है उत्तराखंड में। अब और ये महाभारत जो श्रेणी है, महाभारत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में जो है ये काठमांडू की घाटी है, यहाँ पर, जो कि नेपाल में आती है। कौन सी? काठमांडू की घाटी, नेपाल में। तो इस प्रकार से आपको ये एक रफली अपनी नोटबुक में ये ड्रॉ कर लेना है, जिससे कि आप इसको भूल ना पाएं। ये हमारा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में कुल्लू और कांगड़ा की घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से बृहद हिमालय और मसूरी के बीच में है हमारी फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड में है। और बृहद हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है काठमांडू की घाटी, ये नेपाल में है। तो इस प्रकार से आपको ये एक रफली ड्रॉ कर लेना है, और इस प्रकार से ये घाटियां और मध्य हिमालय की जो ये प्रमुख श्रेणियां हैं या शिखर हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए, अब हम इस प्रकार से हमने दो हिमालय कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें दो हिमालय की पर्वत श्रृंखला, हिमालय की दो पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। अब हमें देखना है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय है जो, ये शिवालिक श्रेणी हिमालय की अन्य सभी श्रेणियों की तुलना में क्या है? छोटे आकार की है, और इसलिए इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। और इसका विस्तार लघु हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की दिशा में, कहां से? पंजाब के पोटवार बेसिन से, पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ये फैला हुआ है। कौन? शिवालिक हिमालय। यदि हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 600 से 1500 मीटर है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1500 मीटर। तो इस प्रकार से जो यह श्रेणी है शिवालिक श्रेणी है, पश्चिम से पूर्व तक एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में फैली हुई है। परंतु बीच में तीस्ता नदी आती है, और तीस्ता नदी के कारण यह क्या हो गई है? बीच में अपरदित, और वहां ये थोड़ी मतलब इसकी निरंतरता में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई है तीस्ता नदी के कारण। और इसका जो विस्तार है ये याद रखना है कि पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक इसका क्या है? विस्तार है। ये शिवालिक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर एवं औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। और यदि हम इसकी शिवालिक अरुणाचल प्रदेश में की बात करें तो इसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं। शिवालिक हिमालय है जो, ये अभी हमने देखा कि ये
शुरुआत में तो ये निरंतर है, लेकिन फिर यहाँ पर अपर्दित हो जाने के कारण इसमें बहुत सारी अनिरंतरता आई है और इस प्रकार से ये अलग अलग पहाड़ियों के रूप में हमें ये दिखाई देता है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें देखिए डाफला, मिरी, अबोर एवं मिसमी पहाड़ियां, ये जो पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं ये किसकी, शिवालिक हिमालय का ही ये विस्तार है। तो इनको आप जो डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां हैं, इनको आपको क्या करना है कि एक बार एटलस में अवश्य ही देख लेना है। तो इस प्रकार से हमने जो आज हिमालय के जो भाग हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनको देखा। शिवालिक हिमालय के कुछ और फैक्ट हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अपनी अगली क्लास में देखेंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम इसको अगली क्लास में देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।